पैसे को समझना मतलब हिसाब किताब, गणित, फॉर्मूले, यही सब दिमाग में आता है ना? पर क्या हो अगर असलियत ये हो कि पैसा गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है? आज हम मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ ऐसे ही कमाल के सबक समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनने का राज क्या है? ये वो सवाल है जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है, लेकिन इसका जवाब किसी मुश्किल फॉर्मूले या सीक्रेट स्टॉक टिप में नहीं है। जवाब इससे कहीं ज्यादा निजी और उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान है। बस यही है इस पूरी बातचीत की नींव। हम सोचते हैं कि पैसा मतलब गणित, फॉर्मूले, नियम, स्प्रेडशीट, लेकिन असल में ये मनोविज्ञान है। हमारा व्यवहार, हमारा नजरिया, हमारी सॉफ्ट स्किल्स। मतलब फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर कम निर्भर करती है कि कोई कितना जानता है, और इस बात पर ज्यादा कि उसका व्यवहार कैसा है। तो हमारी इस सोच में पहला और सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होता है। ये समझना कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले सिर्फ ठंडे दिमाग से लिए गए हिसाब किताब नहीं होते। नहीं, वो तो हमारे निजी तजुर्बों, हमारी भावनाओं और दुनिया को देखने के हमारे अपने तरीके से गहरे जुड़े होते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि कोई भी पागल नहीं है। हो सकता है किसी का कोई फाइनेंशियल फैसला दूसरे को बेवकूफ़ी लगे, पर लेने वाले के लिए वो बिल्कुल सही हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब ने पैसे को लेकर जो सबक सीखे हैं, वो हमारे अपने बिल्कुल अलग अनुभवों पर आधारित हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक स्टडी में पता चला कि लोग अपने निवेश के फैसले अपने लक्ष्यों के हिसाब से नहीं, बल्कि पैसे के साथ अपने निजी इतिहास के हिसाब से लेते हैं। सोचिए, किसी ने बचपन से महंगाई की मार झेली हो तो वो बॉन्ड से तो दूरी भागेगा, और जिसने अपनी जवानी में शेयर बाजार को आसमान छूते देखा हो, वो शेयरों में पैसा लगाने से नहीं हिचकिचाएगा। मतलब साफ है, हमारे निजी तजुर्बे हमें किसी भी किताब से ज्यादा सिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन ताकतों की जो दिखती तो नहीं, पर हमारे फाइनेंशियल जीवन पर पूरा असर डालती हैं। किस्मत, जोखिम और कंपाउंडिंग की वो हैरान कर देने वाली शक्ति। हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, पर ये पर्दे के पीछे हमेशा अपना काम कर रही होती हैं। बिल गेट्स की कहानी को ही ले लीजिए। 1960 के दशक में वो उन चुनिंदा हाई स्कूल स्टूडेंट्स में से एक थे जिनकी कंप्यूटर तक पहुंच थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये तो 10 लाख में एक वाला चांस था। लेक साइड स्कूल में उनका होना माइक्रोसॉफ्ट के बनने के लिए बेहद जरूरी साबित हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत थी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। गेट्स के सबसे अच्छे दोस्त थे केंट इवेंस। वो भी उतने ही होशियार और जुनूनी थे। दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाने का सपना देखा था। लेकिन ग्रेजुएशन से ठीक पहले एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। ये भी 10 लाख में एक वाली दुखद घटना थी। और यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, किस्मत और जोखिम ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सगे भाई बहन जैसे। आप एक के होने पर यकीन करके दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फाइनेंशियल नतीजों में दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और फिर आती है कंपाउंडिंग की वो अदृश्य शक्ति। अरे वही, जब आपका मुनाफा खुद मुनाफा कमाने लगता है। वॉरेन बफेट को देखिए, उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया था। 50 की उम्र तक उनकी दौलत अच्छी खासी थी, पर ऐसी नहीं थी कि दुनिया में नाम हो। असली जादू तो उनके 60s में शुरू हुआ, जब दशकों की कंपाउंडिंग ने एक तूफानी रफ्तार पकड़ ली। उनकी कामयाबी का राज मार्केट को टाइम करना नहीं था, बल्कि मार्केट में टाइम बिताना था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $84.5 बिलियन। ये वॉरेन बफेट की कुल दौलत का वो हिस्सा है जो उन्होंने अपने 50वें जन्मदिन के बाद कमाया। जी हाँ, बाद में। बस यही है कंपाउंडिंग का कमाल। ये धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन वक्त के साथ ये एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना वो बिल्कुल अलग कहानी है, और सच कहूं तो कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए एक अलग तरह की सोच चाहिए जो ज्यादातर लोग कभी अपना ही नहीं पाते। रजत गुप्ता की ये कहानी एक चेतावनी है। मैकिन्जी के पूर्व सीईओ, $100 मिलियन की दौलत के मालिक। मतलब उनके पास वो सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता है, लेकिन उन्हें अरबपति बनना था। बस इसी चाहत में उन्होंने इनसाइडर जानकारी का इस्तेमाल किया, जेल गए और अपनी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और ये सब उस पैसे के लिए
जो उनके पास पहले से ही था और जिसकी उन्हें जरूरत तक नहीं थी। तो इससे हम क्या सीखते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली, पैसे के मामले में सबसे मुश्किल काम है अपने गोल पोस्ट को आगे खिसकने से रोकना। दूसरी, ये समझना कि मेरे पास काफी है का मतलब ये नहीं कि मेरे पास कम है। ये एहसास होना अपने आप में एक सुपर पावर है। तीसरी, दूसरों से अपनी तुलना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। और आखिरी बात, अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी और अपना परिवार, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी भी फायदे के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये बात इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बताती है। पैसा कमाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है, उम्मीद रखनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए बिल्कुल उल्टा सोचना पड़ता है। विनम्रता चाहिए होती है और साथ में ये डर भी कि जो कुछ बनाया है वो छिन भी सकता है। इसे कहते हैं सर्वाइवल माइंडसेट। और इसी बात से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, असली दौलत का मतलब क्या है? यकीन मानिए, ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जब कोई एक महंगी कार चाहता है तो उसे असल में क्या चाहिए होता है? क्या सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन, या कुछ और? यहीं पर आता है मैन इन द कार पैराडॉक्स। और यही है वो पैराडॉक्स। हमें लगता है कि फलां महंगी चीज खरीद लेंगे तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन जब हम किसी और को महंगी कार में देखते हैं तो हम उस इंसान के बारे में नहीं सोचते, हम उस कार के बारे में सोचते हैं और ये कल्पना करते हैं कि अगर ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। दूसरों को इम्प्रेस करने की ये कोशिश बेकार है। ये हमें अमीर होने और दौलतमंद होने के बीच के एक बहुत जरूरी फर्क तक ले आता है। अमीर होना आपकी आज की कमाई है जो दिखती है, महंगी कारें, बड़े घर। लेकिन दौलतमंद होना वो कमाई है जिसे आप खर्च नहीं करते, वो छिपी हुई है। ये वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो आपको आज़ादी और विकल्प देते हैं। तो आखिर में असली दौलत कोई कीमती सामान नहीं है। दौलत का सबसे बड़ा रूप है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना। सुबह उठकर ये कह पाने की ताकत कि आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। यही असली आज़ादी है और पैसे का असली मकसद भी यही है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जो आज की हमारी सारी बातचीत का निचोड़ है। अमीर दिखना है या अमीर बनना है? ये वो चुनाव है जो हम सबको करना पड़ता है, और इसका जवाब ही हमारे फाइनेंशियल जीवन की पूरी कहानी लिखेगा। बात तो सोचने वाली है ना?